मेरा नाम फ़रीन है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पे कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर निस्वानी हुस्न बहुत ज़्यादा था। मेरी माँ बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। मेरी छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थी, मैं उस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांट देती थी। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है, मैंने क्या किया है। मेरी और मेरी बहनें भी थी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे जवान हो रही थी, मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ साथ दुपट्टे नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा, मुझे गर्मी लगती है अम्मी। कहती थी, गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट के रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात पे मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त बहुत रश होता है बाज़ारों में, इधर उधर के सारे लड़के लफंगे आए हुए होते हैं। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रस में तो मज़ा आता है, मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और चीज़ें लेनी हैं। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा निशानी ज़्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई भी चीज़ खाने नहीं देती थी। मुझे इमली अचार का खाने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो ये सारी चीज़ें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी, पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज़ें खाएगी तो तू और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी अम्मी के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी बहनें मुझे भैंस और गाय कहकर बुलाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन मेरी एक कजिन ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। उसने कहा कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुम्हें मिल्क पैक वाले उठा कर ले जाएंगे। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई, उसे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजिन की शादी में थे। सब लोग मुझे देख के हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा आना जाना भी नहीं करते, और इसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती, कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेके वापस आ गई हो। मेरी अम्मी ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस उस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में लेकर जाना ही बंद कर दिया। और ये वही उम्र थी कि जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक़ होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना बना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं जवान होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरी अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर दे। वह कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनना सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में था। मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने कहा कि एक दवाई होती है, गोलियां होती हैं, उनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तेरा निस्वानी हुस्न कम हो जाएगा और तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मैं दिमाग में बैठ गई थी कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा कर दे दे, मैं उससे पैसे दे दूँगी। उसने कहा कि पैसों की कोई बात नहीं है, मैं अपने भाई से कह दूँगी। मैंने कहा कि तुम्हारा भाई सवाल नहीं करेगा?
तो उसने कहा कि मैं कह दूंगी कि मेरी किसी दोस्त को चाहिए। अब इतना तो करना ही पड़ेगा, मुझे अभी से ही बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वो अपने भाई को बताती कि मुझे ये गोलियां चाहिए, उसका भाई समझ जाता कि मेरे लिए ही मंगवा रही है, क्योंकि मेरा उनके घर में आना जाना था और बचपन से ही सब लोगों की आंखों में मैं आ जाती थी, क्योंकि मेरा वजूद ही ऐसा था। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। कहने को मेरी 4 बड़ी बहनें थी। बड़ी बहनें भी माँ की जगह होती है, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई अच्छी बात ही नहीं की। मेरी एक बहन की मंगनी हो चुकी थी, 2 बहनों की शादी हो गई थी, घर में रिश्ते आने लगे। मेरी एक बहन शादी नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ाई कर रही थी। उसने कहा कि मैं पहले 16 जमात पढ़ूंगी, फिर शादी करूंगी, और उसने कहा कि आप ना की शादी करवा दें। वैसे भी इस वक्त इसके जो हालात हैं, इसका रिश्ता हो जाएगा तो बेहतर है। इसका रिश्ता तलाश करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। मैंने कहा कि अम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहती। अम्मी ने कहा कि और क्या तू पढ़ना चाहती है? पहले ही स्कूल कॉलेज में तेरी वजह से हमें भी बातें सुनने को मिलती हैं, और तुझे भी अब तू क्या चाहती है कि मैं तुझे नौकरी करने भेजूँ ताकि सारा माश तुझ पे हंसे और हमारी भी हर जगह रुसवाई हो? मैंने कहा अम्मी, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे जान से मार दो। ये कहकर मैं फुट फुट कर रोने लगी। मेरी अम्मी ने कहा कि ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, जुमे को तैयार हो जाना और काले कपड़े पहनना ताकि मेरा वजूद थोड़ा कम दिखाई दे। लड़के वाले आ रहे हैं, अगर तू उनको पसंद आ गई तो तेरी शादी करवा दूंगी, फिर तू जाने और तेरी आगे की ज़िंदगी। हमें तो तू कोई मसला नहीं होगा, अपनी मुसीबतों से तुझे खुद लड़ना होगा। एक दिन मेरी पप्पो का बेटा आया हुआ था, जो हमारा कर्जिन था, लेकिन उम्र में इतना बड़ा नहीं था। वो शहर में बैठा था और मेरी अम्मी उसके पास बैठी बातें कर रही थी। मैं शहर में झाड़ू लगा रही थी। अम्मी ने जब मुझे देखा तो सीधा मेरे पास आई और मुझे कहा कि दफ़ा हो जा, अपने कमरे में निकल जा यहाँ से। क्या कर रही है तू? मैंने कहा अम्मी, मैं झाड़ू लगा रही थी। अम्मी ने कहा तू मत लगा झाड़ू, तू ऐसे काम मत किया कर जिसके लिए तुझे ज़मीन पर बैठना पड़े। उठ जा यहाँ से। इस लड़के के सामने अम्मी ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, वो भी क्या सोचता होगा। मैं उसे 3 साल बड़ी थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं कमरे में भाग गई और मैं रोने लगी। बाद में अम्मी ने मुझे कहा कि अपने आप को देखा है, बैल बनती जा रही है, और फिर उसके सामने झाड़ू लगा रही थी। अपना आप दिखाने का शौक़ है तुझे? मैंने कहा कि मैंने किसको दिखाना था? वो तो बच्चा है। अम्मी ने कहा कि बच्चा नहीं है, वो जवान है। तू भी जवान है, खबरदार जो आइंदा किसी के सामने आई तो। बस करती हूँ, तेरा कुछ बुलाती हूँ, रिश्ते वालों को जल्दी बुलाती हूँ, क्योंकि अब जल्दी जल्दी जान छुड़वाने पड़ेगी तुझसे। मैं इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गईं। अगले दिन घर में मेरी एक खाला आई हुई थी। उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने कहा कि फिर इसमें कोई दवाई डालो, नहीं तो बढ़ जाएगा। उनको क्या बताती कि इस धरती की कोई दवा ही नहीं थी। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं भी उनकी औलाद हूँ। वो भी सबसे छोटी, लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाले आए तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। मेरी अम्मी कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा कि अम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा कि ये सूट के साथ ही दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा कि वो दूसरा दुपट्टा लेकर आए, वो इस सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा कि अम्मी, मैं इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊँगी? अम्मी ने कहा कि संभालना पड़ेगा, अपने आप को छुपा के बैठना, ज़्यादा नीचे मत झुकना। मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, पर उन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिख रहा था, और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ, फुप्पो और दादी आई थी। वो लोग अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। उसने कहा कि लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं और उनका घर मर्दों से भरा हुआ है। क्या बनेगा तेरा वहाँ? तुझे तो अपने आप को इस तरह से छुपा के रखना पड़ेगा जैसे पुराने ज़माने में के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ उनकी आंखें नजर आती थी। वो बन के पड़ेगा। वो पूरी तरह से हंसने लगी।
घूमना और उसके हंसने की आवाज़ मेरे दिमाग में लग रही थी। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, जाहिर है उन्होंने मुझे देख के अजीब सा ही हद अमल देना था। और जब मैं सोफे पे बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया था। कुछ मैं खुद भी लापरवाह थी और कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि बहन, बुरा न मानिएगा, लेकिन आपकी बेटी की क्या पहले से शादी हो चुकी है? तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से होगी, ये तो सबसे छोटी है, वो तो चौथी वाली की पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई में बहुत लायक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो उसकी शादी करवा देंगे। उन्होंने कहा, तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे हैं, जैसे दूध पिलाने वाली माँओं का हाल होता है, बिल्कुल वैसी लग रही है। ये तो कव्वारी लड़कियां तो ऐसी नहीं लग रही। कव्वारी लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी साख भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला और ही लग रहा है, हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के लिए भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी ज़िंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम मजरत चाहते हैं, हमारे मासे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फ़ोन करके बाद में बता देंगे और फ़ोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया, और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए, पर अम्मी ने मुझे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इस दफ़ा तो बातें मुझे सुनने को मिली है, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बन के गुजारी, और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और चोरी चोरी मुझे वो दवाई पकड़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी दवाई आ गई है। मैंने कहा कि हाँ, दो मुझे। मैंने इधर देखा ना उधर, एक साथ ही 3 गोलियाँ इकट्ठी खा ली। मेरी दोस्त ने कहा कि पागल हो गई हो, ऐसे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगी, बस मुझे अपने आप को ठीक करना है, मैं जल्दी जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। उसने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा कि बीमारी नहीं है, पर मेरे लिए अजाब और मुसीबत बन चुकी है। तुम नहीं समझोगी, बस तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मेरे कानों में छोटी छोटी सोने की बालियाँ थी, मैंने वो उतार कर उसे देने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसका वो एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा, पागल हो गई है क्या तू? नहीं चाहिए मुझे ये सब, बस तुम अपने आप को संभालो। मेरी दोस्त चली गई और उसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली थी मैंने। रात तो फिर मैंने गोलियां खा ली। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चलो, अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी बुरी हो गई थी। मैं अपनी होशो हवास से ही बेगानी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई, उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ रख दिया। मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर में पड़ी थी, मेरी हालत अब भी गैर थी। उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने कहा कि बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? कौन से बाहर के मुल्क से तूने गोलियां मंगवाई हैं? किस किस्म की गोलियां हैं ये जिनको तू खा रही है, और इन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है? इसका मतलब है कि तेरे इरादे कुछ और हैं, तू जानबूझ के सबको अपना आप दिखा रही है। बताना चाहती है कि तेरे पास बहुत ज़्यादा माल है। मैं बड़ी मोटी ताजी लड़की हूँ, शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी क्या होता, पर ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी अम्मी की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस सिसक सिसक कर रो रही थी। अम्मी ने वो गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा तूने अगर इस तरह की हरकत की तो किसी 4 बच्चे के बाप से तेरी शादी करवा दूंगी। फिर संभालती रहना गैरों के बच्चे 2 हफ्ते तक। पूरे घर में किसी ने मुझसे बात नहीं की। मेरी औकात ऐसी कर दी जैसे मैं घर में हूँ ही नहीं। खाना भी नहीं पूछते थे।
मुझ से कोई बात भी नहीं करता था। ऐसे लगता था कि नफ्स मरीजा बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की माँ देखने के लिए आई थी, लेकिन लड़की की माँ अंधी थी। उनके साथ उनकी एक भांजी भी थी। उसने उनको बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। चुपचाप बैठी थी। मैंने कोई बात नहीं बोली, अपने आप को चादर में छुपा के रखा था। मेरी बहनें हंस रही थी। अगर तुम्हारी सास की आंखें होती तो वो कभी भी तुम्हारे लिए हाँ ना बोलती। और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी, उसे क्या पता कि तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे शौहर ने भी मुझे बातें सुनानी थी। उसने भी कहना था कि तुम्हारी पहले शादी हुई है क्या, तुम बच्चों को दूध पिलाती रही हो, या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए हैं। मुझे ये सब कुछ सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी तो मेरे लिए कपड़े बनकर आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी। उन्होंने कहा कि कपड़े पहन के एक दफ़ा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया। उसने कहा अभी तो शायद पूरे आ ही जाए, लेकिन बाद में तो खुले करवाने ही पड़ेंगे, शायद 1-2 हफ्ते बाद ही खुले करवाने पड़े। मेरी सास ने कहा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ज़रूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पे अल्लाह का बड़ा कर्म हो रहा होता है। उसकी शादी हो रही होती है। जब वो रुखसत होती है, जब वो अपने घर में कदम रखती है, उस टाइम वो जो भी दुआ करे पूरी हो जाती है। इसका दिल मत दुखाओ। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गई। मेरी बहन की शक्ल ऐसी बन गई जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। पहली दफ़ा ऐसा लगा किसी ने मेरे साथ दिया है, लेकिन वो तो आंखों से अंधी थी। अगर मुझे देख लेती तो शायद कभी मेरा साथ न देती। मैंने अपने शौहर की तस्वीर देखी थी। वो मुझे शक्ल से ही बहुत गुस्से वाला लग रहा था। अब मुझे डर लगने लगा था। मेरी सास ने भी बताया था कि मेरा एक ही बेटा है, बहुत ज़्यादा जज्बाती है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए कोई अच्छे से सब्र करने वाली लड़की चाहिए थी। मैं रुकती, मैं बिल्कुल खामोश थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जिंदा लाश है। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी। आज मेरी सुहाग रात थी। शौहर आने वाला था। मुझे पता था कि वह भी मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें ही करेगा, पर मुझे सुननी होंगी और सारी ज़िंदगी ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। मेरे शौहर ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मैं तो डर गई। उसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रख दी। अब वो सलवार और कमीज में था। उसने आकर मेरा घूंघट उठाया और कहा कि माशा अल्लाह, और फिर कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं हैरान हुई कि अभी सब कुछ नॉर्मल तरीके से क्यों चल रहा था। फिर उसने मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा रखा और कहा कि आपको अपना तोहफा पसंद आया। फिर वो मुझसे बातें करने लगा कि आज हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। रात भी गुजर गई, अगला दिन भी आ गया। मेरा शौहर अभी तक नॉर्मल था, फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। शायद कोई उससे शादी की मुबारक दे रहा था। मैंने उसकी बातें सुन ली। वो बदले में कह रहा था कि अल्लाह का बहुत कदम है, बहुत अच्छी हमसफ़र मिली है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खुश हूँ मैं उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। ऐसी औरत तो हर मर्द को चाहिए होती है। मेरे तो ख्वाब पूरे हो गए। मैंने हमेशा से ही ऐसी बीवी मांगी थी जो इतनी खूबसूरत हो, और फिर बीवी आपकी पसंद की हो तो ज़िंदगी तो अच्छी गुजरती है ना। मैं हैरान हुई कि मैं उसकी पसंद की हूँ और उसको ऐसी बीवी चाहिए थी। शादी के 3 दिन बाद मेरी अम्मी ने हम लोगों की दावत रखी। मैं अपने शौहर के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी अम्मी ने फ़ौरन मुझसे पूछा, ये कैसे कपड़े पहन रखे, ऊपर कोई बड़ा दुपट्टा करना था। मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो दुपट्टा है सूट के साथ था, वो मैंने अच्छे तरीके से किया हुआ है और मेरे शौहर को ऐसे ही पसंद है। अम्मी ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा कि तेरा शौहर तुझे 1 हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा कि 1 हफ्ते में क्या, पूरी ज़िंदगी भी नहीं छोड़ेगा। मेरा शौहर ने मेरी अम्मी को देखा तो कहा कि क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थी। मेरे शौहर ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ़ें की। उसने कहा कि जब से फ़रीन मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी तो ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखा करती है। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया।
फिर वो मुझे बाहर घुमाने फिराने ले गया। उसने मुझसे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। उसके पास गाड़ी थी, उसने कहा गाड़ी में ही तो बैठना है। बहुत अच्छी तरीके से पेश आ रहा था, बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मुझे मेरे कान में कोई बात कहता, फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फ़ोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता तो मेरी अम्मी और मेरी बहनें ये सब कुछ देख रही थी और उनके चेहरे अजीब बने हुए थे। वो हैरान हो रही थी कि इसका शौहर तो उसको हाथ का छाला बना के रख रहा है, और ये सिर्फ शादी के शुरू में ही नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हो गए हैं। और आज भी मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता और उनको यही सब कुछ अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पे बहुत जख्म लगाए, पर मेरे शौहर ने वो सारे जख्म भर दिए। मुझे अच्छा शौहर मिल गया जो मेरा बहुत ख्याल रखता है, और उसने आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना आप छोटा या कमतर महसूस हो। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसकी माँ एक अच्छी औरत है और उसकी माँ ने उसकी तबीयत बहुत अच्छी की है। उसे औरत की इज्जत करने वाला मर्द बनाया है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिल सके। धन्यवाद।